बैठ जाओ। नया चैप्टर है आज, नया चैप्टर है आज, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। मैं कह रहा हूं आज चैप्टर नया चलेगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो हमारा वेक्टर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट। कोई क्वेश्चन दिया था क्या? दिखाना क्या था क्वेश्चन। अच्छा, किसी का आया इसका आंसर? एक्सेलरेशन ए वेक्टर दे रखा था तुम्हें क्यू बाय एम, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर तुम्हें दे रखा है 2i कैप। अरे ये चल नहीं रहा क्या? 2i कैप, 2j कैप, 2k कैप। और ए वेक्टर तुम्हें दे रखा है xi कैप, 2j कैप, -6k कैप। तुम्हें x की वैल्यू बतानी है। हाँ भाई कैसे करोगे? मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें इस पे ध्यान नहीं देना, इस चीज पे तुम्हें ध्यान नहीं देना कि ये ए एक्सेलरेशन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, ये सब तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तुम्हें सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना है, प्रोडक्ट हो रहा है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट करके तुम्हें तीसरा वेक्टर मिल रहा है, बस इस पे ध्यान तुम्हारा होना चाहिए। तो मैंने तुम्हें बोला कि यार तुम्हें बी वेक्टर दे दिया गया और तुम्हें ए वेक्टर दे दिया गया, और तुम्हें ए वेक्टर के अंदर एक चीज जो है वो मतलब दे दी कि ये चीज निकालनी है अपने को, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें लॉजिक क्या लगाना था भाई? लॉजिक इसमें ये लगाना था कि कभी भी अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे के बराबर है तो ये वाला जो वेक्टर है क्या ये v के परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? ए वेक्टर v के परपेंडिकुलर होगा? क्या ए वेक्टर b के भी परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा। बस इतनी इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए थी, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन जो है अगर ये आपको मिल जाती तो आपका आंसर आया था। अब जैसे मुझे पता लग गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है क्या वो जीरो हो जाएगा? मैंने तुम्हें ऐसे क्वेश्चन कराए भी थे। मैंने बोला था कि कभी भी अगर कोई अननोन चीज कैलकुलेट करनी होती है और दे रखा होता है कोई दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाता है? जीरो के इक्वल, है ना। उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल करो और उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बस यही करना था अपने को कि ए डॉट बी जो है जीरो कर देते हैं। जैसे ही ए डॉट बी जीरो करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं ना, ये आ जाएगा 2x, यहां पे आ जाएगा 4, यहां पे कितना आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, x की वैल्यू आ गई 4। तो बस यही फंडा लगाना था। क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट सा लग रहा है, एक्चुअली में डिफिकल्ट है नहीं। सिर्फ ये फंडा लगाना था कि ये जो दो वेक्टर्स हैं इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाएगा क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का भी फंडा यूज हुआ है और इसमें डॉट प्रोडक्ट का भी फंडा यूज हुआ है, दोनों यूज हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो कर लो यार जल्दी से कॉपी। तो यहां तक की बातें हम लोगों ने कर ली थी, मैंने तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट भी करा दिया। दो तीन छोटी छोटी बातें और बची हुई हैं वो भी कर लेते हैं।
बढ़े आगे। चलिए अगला हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, हम लोगों ने ये सारी बातें कर ली है, वेक्टर प्रोडक्ट भी हम लोगों ने देख लिया, डॉट प्रोडक्ट भी देख लिया, एडिशन भी देख लिया हम लोगों ने। बट एडिशन में ना हम लोगों ने दो रूल्स देखे थे, दो तरीके देखे थे एडिशन करने के। कौन कौन से तरीके देखे थे? या तो आप ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू ऐड कर लो दो वेक्टर्स को, या फिर आप रिजोल्यूशन के थ्रू ऐड करो। याद है मैंने रिजोल्यूशन करी थी, आई कैप जे कैप में हम लोगों ने ब्रेक करा था और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कैलकुलेट करा था। एक और तरीका है, दो लॉज और हैं जो बहुत ज्यादा यूज नहीं होते बट फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए अपने को। तो दो रूल्स और बचे हुए हैं, वो भी करा देता हूं। एक है पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये कराया तो नहीं ना अभी? पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, पहले ये वाला रूल देख लेते हैं, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है? देखो ट्रायंगल रूल अगर आपको याद होगा तो ट्रायंगल रूल क्या कहता था कि अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो तो आपको कैसे ज्वाइन करना है उन दोनों वेक्टर्स को? हेड टू टेल ज्वाइन करना है। तो जो थर्ड साइड होती थी अपोजिट सीक्वेंस में, वो बेसिकली रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती थी। यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको जो दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं उन दोनों वेक्टर्स को आपको टेल टू टेल ज्वाइन करना है। अगर आप पैरेललोग्राम रूल लगा रहे हो तो इन दोनों वेक्टर्स को आपको टेल टू टेल ज्वाइन करना है। तो एक वेक्टर मैंने ये वाला ले लिया ए वेक्टर, और एक वेक्टर मैंने ये वाला ले लिया बी वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर ए वेक्टर ले लिया और एक वेक्टर बी वेक्टर ले लिया। इनकी मैंने टेल से टेल ज्वाइन कर दी, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, इनकी टेल से टेल ज्वाइन कर दी। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इनसे एक पैरेललोग्राम पहले कंप्लीट करना है। पैरेललोग्राम का मतलब पता है क्या होता है? व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? कोई भी, हाँ, कोई भी एक ऐसा फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं आपस में? पैरेलल और इक्वल। पैरेलल और इक्वल दोनों होना चाहिए, पैरेलल भी होनी चाहिए और इक्वल भी होनी चाहिए, तो उसको हम पैरेललोग्राम बोल देंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि यार एक काम करते हैं, इन दोनों से एक पैरेललोग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो इससे हम लोगों ने पैरेललोग्राम बनाया, तो इसको हमने आगे प्रोड्यूस कर दिया यहां पे। फिर हमने इससे पैरेललोग्राम बनाया, तो इसको भी हम लोगों ने आगे यहां पे प्रोड्यूस कर दिया इस तरीके से। ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब तुम्हें बेसिकली क्या करना है, जो तुम्हारा रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। रिजल्टेंट वेक्टर विल बी अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। लेकिन इस डायगोनल की खासियत क्या होनी चाहिए कि इस डायगोनल की जो टेल है वो ए और बी की टेल के साथ ज्वाइन होनी चाहिए, और जो हेड है वो ए और बी के हेड के साथ ज्वाइन होना चाहिए। मतलब यहां पे भी वही कहानी है, अगर आपको रिजल्टेंट लिखना है तो टेल से टेल ज्वाइन करनी है, हेड से हेड ज्वाइन करना है। लेकिन पैरेललोग्राम बनाने के लिए जो दो वेक्टर्स आप ले रहे हो ए और बी, जिनको आप ऐड कर रहे हो, वो दोनों वेक्टर्स की टेल से टेल ज्वाइन होनी चाहिए, जबकि ट्रायंगल रूल में हम लोग हेड टू टेल ज्वाइन करते थे। बस ये डिफरेंस है। तो ये हमारा रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारा रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये वाला एंगल अगर ए और बी के बीच का एंगल अगर थीटा है तो फिर वही वाली कहानी, मुझे दो चीजें निकालनी होंगी। कौन कौन सी चीजें निकालनी होती है मुझे? एक तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। कितना होगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? वही सेम फॉर्मूला, कुछ चेंजेस नहीं होने वाले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तुम जितनी भी बातें ट्रायंगल रूल से कर पा रहे थे वो सारी बातें पैरेललोग्राम के लिए भी वैलिड हैं। ए वेक्टर के साथ अगर ये एंगल अल्फा बना रहा है तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। मुझे बार बार ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है, मैंने ट्रायंगल रूल से डिराइव कर दिया था। तो ये होता है पैरेललोग्राम रूल कि आपको जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है उनको आपको दो साइड्स, इनको एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। एडजेसेंट साइड्स मतलब एक के बाद एक, मतलब साथ साथ में। तो जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है वो दो एडजेसेंट साइड्स होनी चाहिए पैरेललोग्राम की, और जो डायगोनल है वो आपको रिजल्टेंट दे देगा। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखोगे ना, अगर ध्यान से देखोगे तुम, तो तुम्हें बेसिकली यहां पे ट्रायंगल रूल भी लगता हुआ दिखेगा। ध्यान से देखो, ये बी वेक्टर है और इसका ये वाला जो वेक्टर है, ये जो ऊपर वाला वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है? ए वेक्टर। तो बेसिकली क्या होगा, ये वाला ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है। क्या बी वेक्टर का हेड ए वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइंट है? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पे तुम्हें ट्रायंगल रूल भी दिख रहा है, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? आर वेक्टर। तो एक्चुअली में पैरेललोग्राम रूल कोई नया रूल नहीं है, ट्रायंगल रूल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी की एक्सटेंशन है। इसी वजह से उसको हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं करते, जनरली लगाते भी नहीं है, ट्रायंगल रूल से अपना काम चल जाता है। एक और चीज जो मुझे बतानी है इसके अंदर, अगर मैं डायगोनल, अगर मैं दूसरी वाली जो डायगोनल है अगर मैं उसको ज्वाइन करूं,
तो वो भी मुझे कुछ इंफॉर्मेशन देगी। ये वाली जो बड़ी वाली डायगोनल थी, ये वाली जो डायगोनल थी, ये तो मुझे रिजल्टेंट दे रही है। ये जो व्हाइट वाली डायगोनल है ये तो रिजल्टेंट दे रही है। लेकिन ये वाली जो डायगोनल है जो मैंने रेड से डिनोट करी है, ये भी मुझे कुछ एक वेक्टर देगी। तो मुझे बता सकते हो कि बी वेक्टर, एस वेक्टर और ए वेक्टर में क्या रिलेशन है? ट्रायंगल रूल ही लगाना है। बी वेक्टर, एस वेक्टर और ए वेक्टर में क्या रिलेशन है? किन दोनों का एडिशन कौन सा वेक्टर है? बताइए। क्या यहां पे दिख रहा है कि बी वेक्टर जो है वो अगर एस वेक्टर के साथ ऐड होगा तो क्या वो ए वेक्टर दे देगा? देखो ना, यहां पे ये बी वेक्टर है, ये एस वेक्टर है। बी वेक्टर का हेड एस वेक्टर की टेल के साथ कनेक्टेड है और ए वेक्टर की टेल बी के टेल के साथ, ए वेक्टर का हेड एस वेक्टर के हेड के साथ। तो क्या मैं बोल सकता हूं बी और एस का जो रिजल्टेंट है क्या वो ए वेक्टर है? तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा? बी वेक्टर प्लस एस वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। यहां से मैं साफ साफ लिख सकता हूं कि जो एस वेक्टर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गई कहानी? तो इससे क्या पता लगा कि डायगोनल, दोनों डायगोनल्स कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रही हैं। एक डायगोनल तुम्हें बता रही है रिजल्टेंट वेक्टर और जो दूसरी डायगोनल है वो तुम्हें क्या बता रही है? सबट्रैक्शन वेक्टर। देयर आर टू डायगोनल्स, एक रिजल्टेंट वेक्टर बता रही है और एक कौन सा वेक्टर बता रही है? सबट्रैक्शन वेक्टर बता रही है। क्या बात समझ में आ गई आपके? तो ये ट्रायंगल रूल की कहानी थी जो हमें मेनली डिस्कस करनी थी। कर लो कॉपी इसको, प्लीज कॉपी इट ऑन। चलो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लेते। ये लिख लिया था तुम लोगों ने? लिखो लिखो जल्दी लिखो, लिखिए भाई इसके। अरे कौन सी डिस्कशन चलने लग रही है तुम्हारी? है कॉपी करो चुपचाप। हो गया? चलिए मैं आपको इसमें एक बात और बताता हूं। तुम बातें कर लो पहले, उसके बाद पढ़ लेना। सुनिएगा, ये मान लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर है। मुझे एक बात इसमें और बतानी है, वो भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर पॉलीगॉन लॉ पढ़ते हैं। सुनना, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि अगर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर जो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इनका अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देते हैं
तो इनका जो रिजल्टेंट है वो हमें दे देगा, मतलब इनका जो डायगोनल है वो हमें रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि मान लेते हैं कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये इस वाले के साथ एंगल कितना बना रहा है, अल्फा, और इस वाले के साथ एंगल कितना बना रहा है, बीटा। मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कभी कभी इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। अगर मैंने बोला कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं और दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, ये मैं आपको बता भी चुका हूं क्लास के अंदर कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो ये जो एंगल्स, जो रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहे हैं, देखो टोटल एंगल तो थीटा है, टोटल एंगल की अगर बात करोगे तो थीटा है, और थीटा किसके बराबर होगा, क्या अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड आपस में बराबर हैं तो उस केस में अल्फा और बीटा के बारे में क्या ख्याल है, अल्फा बड़ा होगा बीटा से, बीटा बड़ा होगा अल्फा से, या फिर दोनों बराबर होंगे। मैं ये लॉजिक बता चुका हूं आपको, बताइए। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो अल्फा और बीटा इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, इक्वल होंगे। बताई थी ये बात। क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है क्या ये एंगल बाइसेक्टर के अलोंग लाई करेगा, तो अल्फा और बीटा बराबर हो जाएंगे। अगर मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो गया, अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो गया तो कौन बड़ा होगा, अल्फा बड़ा होगा या बीटा। मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर किधर की तरफ जाना चाहेगा, ए वेक्टर की तरफ जाना चाहेगा या बी वेक्टर की तरफ। तो एक बात याद रखना, जब भी कोई कंपोनेंट, जैसे रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो जब भी कोई कंपोनेंट बड़ा होता है, जैसे मान लेते हैं यहां पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा कंपेयर टू बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट हमेशा उधर की तरफ झुकेगा जिधर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो मैं ये बोलूंगा कि रिजल्टेंट वेक्टर टुवर्ड्स शिफ्ट्स टुवर्ड्स द वेक्टर ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। इस बात को याद रखना, कहीं ना कहीं तो ये यूज हो सकता है डायरेक्टली, शिफ्ट्स टुवर्ड्स द वेक्टर ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। तो मुझे लॉजिकली सोच के बताओ कि अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है कि जिधर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उधर की तरफ रिजल्टेंट वेक्टर झुक जाएगा, तो बताओ अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है तो अल्फा बड़ा होगा या बीटा बड़ा होगा, अल्फा बड़ा होगा बीटा बड़ा होगा, बीटा विल बी ग्रेटर देन अल्फा। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर किधर की तरफ जाएगा, ए वेक्टर की तरफ। अगर रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर की तरफ जाएगा तो ये एंगल कम होगा या बढ़ेगा, और ये वाला एंगल बढ़ेगा या कम होगा, तो ऑब्वियसली बात है बीटा जो है वो बड़ा हो जाएगा अल्फा से। अगर मान लेते हैं कि मैंने बोला कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से कम है, तो उस केस में पहले तो ये बताओ, अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो रिजल्टेंट किधर की तरफ जाएगा, बी की तरफ। अगर रिजल्टेंट बी की तरफ जाएगा तो बीटा कम होगा या बड़ा होगा, तो मैं बोल सकता हूं बीटा विल बी लेसर देन अल्फा। इस बात का ध्यान रखना, कभी कभी इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आपको दो वेक्टर्स दे दिए जाएंगे, उनका मैग्नीट्यूड दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है या दोनों बराबर है। तो आपको ये वाला कंसेप्ट अगर याद रहेगा तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे कि रिजल्टेंट वेक्टर वहां झुकता है जहां पे मैग्नीट्यूड कैसा होता है, ज्यादा, और जिधर की तरफ झुकेगा उधर वाले का एंगल कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलो ये वाला पॉइंट भी लिख लो जल्दी से, ये वाला पॉइंट भी लिख लीजिए। पैरेललोग्राम में इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को सॉल्व क्वेश्चन जो सॉल्व करने थे एडिशन के, वो हम लोग सारे रिजल्टेंट ट्रायंगल लॉ से और रिजोल्यूशन से कर चुके हैं। बस हमें ये लॉ पता होना चाहिए कि क्या लॉ बताता है।
बढ़े आगे, जल्दी लिखो भैया। बढ़े आगे, चलिए अगला। अगला लॉ है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट लॉ है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सुनना भाई, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? अगर मेरे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, अभी तक मैंने जो ट्रायंगल रूल तुम्हें पढ़ाया था उसमें कितने वेक्टर्स को ऐड कर रहा था मैं? दो वेक्टर्स को। पॉलीगन पैरेललोग्राम रूल पढ़ाया, उसमें भी कितने वेक्टर्स को ऐड कर रहा था? दो को। अगर मुझे बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड करना है तो एक तरीका, जो सबसे अच्छा तरीका है जो फॉलो करना है, वो तरीका था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। कि हम लोग अगर वेक्टर्स को ऐड करना चाहते हैं तो हम आई कैप जे कैप में ब्रेक करके उनको क्या कर देंगे? ऐड। हमारा तरीका वही रहने वाला है, हम वो वाला तरीका चेंज नहीं करने वाले। बट पॉलीगन लॉ भी एक तरीका होता है मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करने का। क्या तरीका होता है, क्या कहता है ये बोलता है कि अगर आपके पास खूब सारे वेक्टर्स हैं तो आप उनको क्या करिए, आप उनको हेड टू टेल वाली अरेंजमेंट में ज्वाइन कर दीजिए। ये वाला वेक्टर है एक, इसको ऐड करना है इसके साथ तो हेड टू टेल ज्वाइन करा, फिर इसको ऐड करना है इसके साथ हेड टू टेल ज्वाइन करा, फिर इसको ऐड करना है ऐसे हेड टू टेल ज्वाइन करा, फिर इस तरीके से ऐड करना है। तो जो लास्ट साइड होगी पॉलीगन की, जो लास्ट साइड होगी पॉलीगन की, वो तुम्हारा रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन अपोजिट सीक्वेंस में। ये अपोजिट सीक्वेंस में तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ये बेसिकली पॉलीगन लॉ बोलता है। क्या कहता है पॉलीगन लॉ? कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं जिनको तुम्हें ऐड करना है, तो उन सारे वेक्टर्स को तुम किस सीक्वेंस में लेके जाओ? हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। इस सीक्वेंस में तुमने अरेंज कर दिया, तो जो भी लास्ट साइड होगी पॉलीगन की, जो कि इस पॉलीगन को क्लोज करेगी। पॉलीगन का मतलब तो बताया ना क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीगन? बहुत सारी साइड्स को क्लोज करके जो फिगर बनती है उसको क्या बोल दिया जाता है? तो स्क्वायर भी एक पॉलीगन है, रेक्टेंगल भी एक पॉलीगन है, पैरेललोग्राम भी एक पॉलीगन है। ये सारे पॉलीगन्स होते हैं जो क्लोज साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पॉलीगन है। तो क्या कहता है ये पॉलीगन? कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं जिनको तुम्हें ऐड करना है, तो उन सारे वेक्टर्स को तुम हेड टेल वाली सीक्वेंस में अरेंज करो। जो लास्ट वाली साइड होगी जो क्लोज करेगी पॉलीगन को, वो लास्ट क्लोजिंग साइड जो होगी वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, प्रोवाइडेड रिजल्टेंट की जो सीक्वेंस है वो इनकी सीक्वेंस से कैसे होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। ये वाली सीक्वेंस क्या थी? हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। बट ये वाली सीक्वेंस कैसी है? टेल हेड, मतलब टेल से टेल ज्वाइंट है, हेड से हेड ज्वाइंट है। क्या बात समझ में आ गई आपके? तो बेसिकली मैं ये बोलूंगा कि यहां पे अगर ये ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, और ये ई वेक्टर है, तो मैं बोल सकता हूं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। इन सारे वेक्टर्स का जो एडिशन है वो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, टेकन इन अपोजिट सीक्वेंस। तो ट्रायंगल रूल का एक तरीके से एक्सटेंशन कर दिया हम लोगों ने मल्टीपल वेक्टर्स में। अब मान लेते हैं कि मैंने आपसे ये पूछा, सुनना, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, और ये एक वेक्टर है। बताइए, अगर मैंने यहां पे मार्क कर दिया ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, तो कौन किसका रिजल्टेंट है? बताइए, क्या डी वेक्टर रिजल्टेंट है ए बी और सी का? क्योंकि ए बी और सी अगर तुम देखोगे तो ए बी और सी जो है वो बेसिकली तुम्हारा हेड टू टेल ज्वाइंट है, लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो टेल से टेल और हेड से हेड ज्वाइंट है, और वो लास्ट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो रिजल्टेंट होगा, बाकी तीनों का। कर लोगे? अच्छा, अगर मान लेते मैंने तुमसे ये वाला क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनना, बस पहचानना है इसके अंदर कौन किसका रिजल्टेंट है। अगर वो पहचान लिया तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मान लेते मैंने ये एक वेक्टर लिया, 1 2 3 4 5, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी, डी और ई।
क्या कोई भी ऐसा वेक्टर है जो उल्टी सीक्वेंस में है? तो बेटा एक बात याद रखना, कभी भी अगर आपको कोई पॉलीगन मिल जाए और उस पॉलीगन की सारी वेक्टर्स मतलब सारी साइड्स सेम सीक्वेंस में अरेंज्ड है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अपोजिट सीक्वेंस में है, तो उन सबका एडिशन किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर एक्चुअली में 0 नहीं होगा, इसको हम लोग कौन सा वेक्टर बोलेंगे? नल वेक्टर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स को ऐड करके आपको वेक्टर ही चाहिए, तो आप उसको नल वेक्टर बोल दो, तो ये नल वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी पॉलीगन आप देखो, अगर उस सारे वेक्टर्स जो है वो सेम सीक्वेंस में अरेंज्ड है, कोई भी ऐसा वेक्टर नहीं है जो अपोजिट सीक्वेंस में है, तो उन सारे वेक्टर्स का एडिशन किसके बराबर हो जाएगा? नल वेक्टर के बराबर। ये सिर्फ पेंटागन के लिए वैलिड नहीं है, ये पेंटागन है 5 साइड्स वाला, ये सिर्फ उसके लिए वैलिड नहीं है, किसी भी क्लोज साइड पॉलीगन को ले आओ, हेक्सागन को ले आओ, ट्राइंगल को ले आओ, स्क्वायर को ले आओ, सबके लिए ये चीज वैलिड है। समझ में आ गई बात? चलिए एक और बात बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना, पॉलीगन की पहले सारी बातें कर लेते हैं फिर लिखना। एक और बात बताता हूं, सुनते रहना ध्यान से। मान लेते हैं मैंने आपको बोला कि आपके पास 2 वेक्टर्स हैं जो 2 फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कोप्लेनर फोर्सेस हैं। कोप्लेनर का मतलब व्हाट इज कोप्लेनर? एक ही प्लेन में लाई करने वाली सारे वेक्टर्स। कोई भी वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं वो सारे वेक्टर्स कैसे होंगे? कोप्लेनर। क्या ये कोप्लेनर है पांचों? क्या ये पांचों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं या नहीं है? बिल्कुल है, कोप्लेनर है। क्यों? क्योंकि इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में ही इनको बनाया गया, तो ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो मैंने एक फोर्स यहां पे बना दी, मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड एफ है, और दूसरी फोर्स मैंने यहां पे बना दी, दूसरी फोर्स मैंने बिल्कुल इसके उल्टे डायरेक्शन में बनाई है। इसका मैग्नीट्यूड भी मैंने कितना ले लिया? इसका मैग्नीट्यूड भी मैंने एफ ले लिया। ये दोनों ही कोप्लेनर फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने एफ ले लिया। दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। बताइए नेट फोर्स कितनी है? नेट फोर्स अगर मैं बात करूंगा तो कितनी आएगी? 0। नल वेक्टर होना चाहिए वैसे, बट ठीक है, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में 0 लिख देते हैं। अगला क्वेश्चन लेता हूं, अगला क्वेश्चन लेता हूं। 3 फोर्सेस हैं इस बार, 3 फोर्सेस हैं। एक इधर है, एक इधर है, और एक इधर है। इन तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, एफ, एफ और एफ। ये तीनों फोर्सेस एक पॉइंट से पास कर रही हैं। ये दोनों फोर्सेस भी एक पॉइंट से पास कर रही थी, ये तीनों फोर्सेस भी एक पॉइंट से पास कर रही हैं। तो ऐसी फोर्सेस जो हमेशा किसी पॉइंट से पास करें, मतलब जिनका कॉमन पॉइंट एक ही हो जिससे वो पास कर रही हैं, ऐसी फोर्सेस को बोला जाता है कॉन्करेंट फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस? कॉन्करेंट। अभी मैं लिखवा दूंगा। इन तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है। क्या ये तीनों कोप्लेनर हैं या नहीं है? जल्दी बताओ यार। कोप्लेनर है, तीनों कोप्लेनर है क्योंकि एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं। मेरा क्वेश्चन ये है तुम्हारे से, इन तीनों का अगर मैं रिजल्टेंट निकालूं, पहले तो मैं इनका एंगल बता देता हूं। ये वाला एंगल 120 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 120 डिग्री है, और ये 120 डिग्री है। ये मैंने दे दिया आपको। ये तीनों एंगल्स जो है, ये जो साइड बाई फोर्सेस हैं, इनके बीच का जो एंगल है वो कितना बन रहा है? 120। मेरा क्वेश्चन ये है कि इनका नेट फोर्स कितना होगा? नहीं, आप प्रूव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे अपने दिमाग में? ऐसे ऐसे मत बोलो 0। प्रूव कर पा रहे हो, अपने आप सोच पा रहे हो कि 0 होना चाहिए सर, हाँ समझ में आ रहा है 0 होना चाहिए, तो बोलो। अगर नहीं समझ पा रहे तो बताओ, फिर मैं बताता हूं। गधे, दिमाग लगा लिया कर, नहीं समझ में आ रहा है। गधा नंबर 1। मैंने बोल दिया नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दो नहीं समझ में आ रहा है, तो एकदम बोल दिया नहीं समझ में आ रहा है। गधा नंबर 1। अबे सोचने के लिए दिया गया है क्वेश्चन। सोचिए 0 क्यों होगा जो आंसर 0 बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई जरूरी है। तीनों तरफ से इक्वल है तो वो 0 ही होगा, ऐसा क्या जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ यार, कोई 2 वेक्टर्स को ऐड करो, देखो वो तीसरे से कट रहा है या नहीं कट रहा। कुछ लॉजिक लगाइए वेक्टर एडिशन के। यहां कोई बता पाए मुझे कि सर इनका रिजल्टेंट 0 ही आएगा, क्यों आएगा? कोई बता सकता है तो?
ये सही अप्रोच है, बिल्कुल सही। आपको अगर याद होगा, मैंने आपको पिछली क्लास में, मतलब पहले आपको मैंने बताई थी बातें कुछ। क्या बात बताई थी मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं और अगर उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है तो उनका जो रिजल्टेंट है वो भी सेम मैग्नीट्यूड का ही होगा। याद है किसी को ये बात? तुम कहां याद करोगे? तुम अभी सर को बोल रहे थे, मुझे हंसी आ रही थी सही में मन ही मन। सर ने पूछा कितने लोग 4 क्लासेस के लिए रेडी हैं, मेजॉरिटी बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया था। मुझे मन ही मन हंसी आ रही थी। मैं कह यहां तो तुम अपने आप को जानते नहीं हो, यहां तुम सर के सामने जाते सीधे बन रहे हो। मन तो कर रहा था सर को जाके बता के आ जाऊं कान में, सर ये वो नहीं है जो आपको दिख रहे हैं। सही में मतलब, अबे दो वेक्टर्स को ऐड करोगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो भी किसके बराबर होगा? एफ के बराबर ही होगा। तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट देखूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट देखता हूं, इसका और इसका, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? चलो ये बता दो। इन दोनों का रिजल्टेंट जो 120 डिग्री पे लाई कर रहा है, ये एंगल 120 डिग्री है, इनका रिजल्टेंट कितना होगा? एफ के बराबर ही होगा। डायरेक्शन किधर होगा? ये देखो जरा, इनको 4 क्लासेस चाहिए जिनको पिछली क्लास का भी याद नहीं रहता। क्या होगा? इनके बीच ही आएगा रिजल्टेंट एफ के बराबर। कितने एंगल पे आएगा ये? 60 डिग्री पे। क्योंकि मैंने एक और बात बताई थी आपको कि दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर बराबर होता है तो उनका रिजल्टेंट उनके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है। यार तुम्हें चीजें याद ही नहीं रहेंगी तो तुम कहां से सीखोगे, चीजें कहां से करोगे? इन दोनों का रिजल्टेंट एफ के बराबर आ रहा है। अरे समझ में आया? अब बताओ जरा, क्या एक और फोर्स है जो ऐड हो रही है? अरे बोलो यार, वो इधर की तरफ ऐड हो रही है। सोचो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये वाली का और ये वाली का, वो इधर है। ये वाली फोर्स क्या इस वाली फोर्स को कैंसिल कर देगी? इसी वजह से 0 है आंसर। समझ में आया? तो इसका आंसर भी 0 ही आने वाला है, बट आपको पता तो होना चाहिए ना कैसे 0 आ रहा है। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 0। अगला एक और क्वेश्चन लेता हूं, अब देखते हैं जरा अब आता है नहीं। अब भी नहीं करोगे तुम, डूब मर रहा। एक फोर्स है ये वाली, एक फोर्स है इधर, एक फोर्स है इधर, एक फोर्स है इधर। एफ 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 और एफ, एंगल सबके बीच में 90 डिग्री। नेट फोर्स क्या ये कोप्लेनर फोर्सेस हैं? क्या ये कॉन्करेंट फोर्सेस हैं? हाँ, कॉन्करेंट का मतलब एक पॉइंट से पास करने वाली, कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में लाई करने वाली। क्या ये कोप्लेनर और कॉन्करेंट फोर्सेस हैं या नहीं है? क्या हर दो साइड वाली फोर्सेस, मतलब एक के बाद एक वाली जो फोर्सेस है, इसके साइड वाली फोर्स ये है और ये वाली है, क्या सबके बीच में एंगल बराबर बन रहा है? कितना बन रहा है? तो इसका मतलब नेट फोर्स यहां पे भी कितनी है? 0। कैसे? ये तो साफ साफ पता लग रहा है। क्या ये वाला एफ ये वाला एफ को खा जाएगा और ऊपर वाला और नीचे वाला भी एक दूसरे को क्या कर देंगे? मानते हो ये बात? अब मैं एक बात बताता हूं आपको, ये तीनों डेटा से ना मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूं किसी के लिए भी। मैं तुम्हें एक बात बताता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुम्हें वो याद रह गई तो तुम कुछ क्वेश्चंस को तो बहुत जल्दी बिना पेन सॉल्व करे, मतलब बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे, बिना पेन चलाए तुम आंसर दे सकते हो। अगर तुम्हारे पास n कोप्लेनर फोर्सेस हैं, n कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, कैसी फोर्सेस हैं? कोप्लेनर और कॉन्करेंट। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए, कॉन्करेंट का मतलब एक पॉइंट से पास करनी चाहिए। और ऐसी कितनी फोर्सेस हैं तुम्हारे पास? n। अगर तुम्हारे पास n कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस हैं सच दैट साइड बाय फोर्सेस के बीच में एंगल बिटवीन साइड बाय फोर्सेस मतलब
ये वाली फोर्स की बिल्कुल साइड वाली जो फोर्स है, इसके जस्ट साइड वाली जो फोर्स है, इसके जस्ट साइड वाली जो फोर्स है, ऐसे यहां पे इस फोर्स के जस्ट साइड वाली फोर्स कौन सी है, या तो ये वाली या फिर ये वाली। इस फोर्स के जस्ट साइड बाय वाली फोर्स कौन सी है, वो तो यही वाली बची फिर। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो अगर आपके पास n कोप्लेनर फोर्सेस हैं और कॉन्करेंट भी होनी चाहिए, और उनके बीच में जो एंगल है, एंगल बिटवीन द साइड बाय फोर्सेस शुड बी 360 डिग्री बाय n। कितना होना चाहिए? 360 डिग्री बाय n। देन नेट फोर्स विल ऑलवेज बी कितना होगा? 0। नेट फोर्स हमेशा 0 होगी, हमेशा। n कोप्लेनर फोर्सेस होनी चाहिए, कॉन्करेंट फोर्सेस होनी चाहिए, और उनके बीच में जो उनके जो साइड बाय फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए? 360 डिग्री बाय n। तो उन सबका जो वेक्टर एडिशन है वो किसके बराबर होगा? 0। मैं प्रूव करके दिखा देता हूं। यहां पे कितनी फोर्सेस हैं, तो n की वैल्यू कितनी हुई? गधे हो गया तुम लोग? कोई बच्चा बोल रहा है यस सर। आपने कैसे पहचान लिया हमें? उसमें भी यस सर ही बोल रहे हैं। हाँ भाई, कितनी यहां पे कितनी फोर्सेस हैं? n की वैल्यू कितनी हुई? 360 डिग्री बाय 2 करो, 180। पक्का? अच्छा, कभी कभी ना डिग्री की जगह रेडियन भी दे रखा होता है, तो 360 डिग्री का रेडियन में करोगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री इन रेडियन 2 पाई, 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो 180 डिग्री को क्या मैं पाई भी बोल सकता हूं? हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर n कोप्लेनर फोर्सेस हैं, यहां पे 2 हैं, तुमने 360 बाय 2 करा, दो साइड बाय फोर्सेस के बीच में एंगल 180 होना चाहिए। क्या है 180? तो नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए? क्या आ रही है? 0। अरे बोलो यार, इस पे आ जाओ, इस पे वो रूल लगा के देखते हैं। क्या कोप्लेनर है? क्या कॉन्करेंट है? क्या n की वैल्यू 3 है? n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ फोर्सेस। कितनी है यहां पे n की वैल्यू? 3। n की वैल्यू 3 है। दो साइड बाय फोर्सेस के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 360 बाय 3। कितना? क्या एंगल 120 बन रहा है सबके बीच में? नेट फोर्स कितनी है? अगले पे आ जाओ। कितनी फोर्सेस हैं? 360 बटे 4 करो, 90। क्या साइड बाय के बीच में 90 है? क्या नेट फोर्स अभी भी 0 है? तो ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। अरे समझ में आया? पक्का? पक्की बात है? चलो इसका आंसर बताओ। 1 2 3 4 5। रुक जा, 0 खुद के बारे में क्यों बता रहा है? 72 72 72 72 72। क्या आंसर आएगा? समझ में आ गई कहानी? 5 कोप्लेनर फोर्सेस हैं, दो साइड बाय फोर्सेस के बीच का एंगल 360 बटे 5। 360 बटे 5 करोगे 72 आएगा। 72 डिग्री इज द आंसर। और 72 डिग्री पे सारी फोर्सेस लाई कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इन सबका वेक्टर एडिशन किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। हेक्सागन में कितना एंगल बनेगा? एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री। अगर 6 कोप्लेनर फोर्सेस कॉन्करेंट और सबके बीच में एंगल 60-60-60 डिग्री, क्या उनका भी आंसर 0 ही आने वाला है? तो जो बच्चा अच्छा होगा और जिसको ये बात पता होगी, तो वो तो बिना पेन चलाए आंसर निकाल लेगा। और जिसको याद नहीं है तुम्हारी तरह, वो लगा रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और तब भी उसका हो सकता है ना हो सॉल्व। इसी वजह से आप ये रिजल्ट याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैंने आपको बताया है। क्लियर है ये कहानी? चलिए अब लिख लीजिए भैया, अब लिख लीजिए सारी बातें। पहले मैं पॉलीगन के बारे में एक लाइन लिखवा दूं, उसके बाद ये कॉपी करना। लिखिए पॉलीगन लॉ के बारे में। प्लीज राइट डाउन पॉलीगन। बोलो, लिखिए इफ ऑल द वेक्टर्स are arranged in same sequence, if all the vectors are arranged
arranged, ARRANGED, if all the vectors are arranged in same sequence, अंग्रेजी वीक है, लिख देते हैं भैया, if all the vectors are arranged in same sequence, कौन सी होनी चाहिए वो sequence? Tail, head, tail, head, tail, head, so on. If all the vectors are arranged in same sequence, tail, head, tail, head, tail, head, इस तरीके से लिख लिया. Then the closing side of polygon, then the closing side, closing, then the closing side of polygon, then the closing side of polygon, then the closing side of polygon in opposite sequence, उल्टा sequence होना चाहिए. Then the opposite side of closing side of polygon in opposite sequence. Closing side of polygon in opposite sequence will give resultant of all these vectors. Will give resultant of all these vectors. Will give resultant of all these vectors. अब आप ये सब लिख सकते हैं. Please write it down. Will give resultant of all these vectors. लिख लो यार जल्दी से प्लीज. आपका वेक्टर्स आज कंप्लीट हो गया. मैं अगली क्लास से पहले मैं कल या मोस्ट प्रोबेबली आज मैं आज वीडियो सॉल्यूशंस अपलोड कर दूंगा अपने बेसिक मैथ्स के. मैं बनाऊंगा वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ बेसिक मैथ्स. आज मैं रैंकर स्टफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. कल मैं क्या नाम है जो पुराने वाले टॉपिक वाइज है उनको सॉल्व करूंगा. मतलब सॉल्व तो मैंने कर रखे हैं बट उसको अपलोड करूंगा आज. ठीक है. आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं. सुनो, ये तुम्हारे बेनिफिट के लिए है. उसका रीजन ये, और ये वाला जो क्या नाम है ये जो चीज है ये मैं ही कर रहा हूं. इसलिए कर रहा हूं, मुझे पता है एक्चुअली में होता क्या है कि तुम लोग डाउट में तो आते नहीं हो. नहीं आते तुम लोग डाउट में. बहुत रेयरली कोई बच्चा, एक या दो बच्चा, इक्का दुक्का बच्चा कोई डाउट में आया है. मैं तो गिन के भी बता सकता हूं कौन होता है कौन नहीं होता है. ये यही पूछती है बस. आज नहीं था. तो आपको बेसिकली क्या करना है, मैं आपको सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा. मतलब जो भी मेरे सॉल्यूशंस हैं वो सारे प्रोवाइड कर दूंगा. आपको बस उसको जाके जो भी आपका डाउट आ रहा है उसको जाके चेक कर लेना. डिटेल सॉल्यूशन अभी तुमने देखा होगा, मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल पे वो डाली भी थे. 12th क्लास के लिए डाले थे, अगर तुमने देखा होगा तो वो
बहुत डिटेल सॉल्यूशन है, एक एक घंटे की वीडियो है, कोई 40 मिनट की है, कोई 30 मिनट की है। तो उसी तरीके से मैं आज से तुम्हारे भी बेसिक मैथ्स के वीडियोस डालना चालू करूंगा। तुम्हें बस जाके वहां पे जो भी डाउट आ रहा है वहां पे जाके आपको चेक कर लेना है। उससे आपका फायदा ये हो जाएगा, कई बार क्या होता है कि आपको एक बार में चीज समझ में नहीं आती है तो आपको मल्टीपल टाइम देखनी पड़ती है। तो एक तो पहली बात है वो मल्टीपल टाइम आप देख पाओगे। दूसरी बात है कई बच्चे जो हैं, ये 12th क्लास के साथ स्पेशली बहुत ज्यादा होता है, तुम तो आते ही नहीं हो डाउट पे तुम्हारे तो क्या ही मैं बोलूं, बट जो 12th वाले बच्चे हैं वो इतने ज्यादा आ रहे थे मेरे पास। तो एक ही बच्चा जो है वो बार बार सेम टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा था। तो और दूसरी बात ये भी हो रही थी कि क्योंकि इतने सारे बच्चे आ रहे थे, लिमिटेड टाइम होता है, मेरे पास भी लिमिटेड वो काउंटर स्पेस होता है, तो उसमें किसी बच्चे का डाउट रह जाता है, किसी के बच्चे का डाउट हो पाता है। तो उससे फायदा क्या हो जाएगा वीडियो सॉल्यूशन से कि आप सारे जो बच्चे हैं वो सारा कुछ देख लोगे जिनका जो भी डाउट है। और वहां पे मैं ऐसा नहीं करने वाला कि वहां पे मैं जो मुश्किल क्वेश्चन है बस उसी के अपलोड कर रहा हूं, नहीं, मैं वहां पे सारे क्वेश्चन के अपलोड कर रहा हूं सॉल्यूशन, चाहे वो इजी है चाहे वो डिफिकल्ट है, मैं सबके सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूं। तुम्हारा बस इतना काम है भैया, क्या करना है तुम्हें, हाँ, सिर्फ देखना नहीं है, बना पहले। हाँ एक और बात, ऐसा भी मत करना कि पता लगे मूवी की जगह सॉल्यूशंस चला दिए, कि हाँ पता लगे क्या नाम है पहली बार में क्वेश्चन देखा नहीं बना, नहीं समझ में आया, सॉल्यूशन देख लिया, फिर क्वेश्चन देखा अरे नहीं समझ में आया, सॉल्यूशन देखा। ऐसे नहीं करना है, पहले कम से कम नहीं तो 2-3 बार क्वेश्चन को ट्राई करना है, तब अगर नहीं समझ में आ रही है, नई चीज क्लिक कर रही है तो देखना है क्या ये बात समझ में आई है। अगर आप बिना अपने आप मेहनत करे सॉल्यूशन देखने लग गए तो फिर आप अपने आप को ही बेकार कर दोगे, फिर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपकी फिजिक्स इंप्रूव हुई है नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है। आपको पहले अपने आप मेहनत करके अपने आप ट्राई करना है, अपने आप उससे लड़ना है क्वेश्चन से, उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। क्या ये बात समझ में आ गई। तो आज मैं अपलोड करूंगा, आज रात तक अपलोड हो जाएगा, आप देख लेना उसको, ठीक है। मतलब आप पहले खुद सॉल्व करना फिर उसके बाद देखना। हाँ टेलीग्राम पे आ जाएगा भैया, आपको टेलीग्राम के पे सारी चीजें मिलेंगी, तभी मैंने आपको ज्वाइन करवाया चैनल। बढ़े आगे, चलिए लिखिए, राइट इट डाउन। लिख लिया। बढ़े आगे, लिखिए।
डाउट है कोई? लिख लिया? चलो, हाँ कोई नहीं, बाद में लिख लेना। एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, 100 कोप्लेनर फोर्सेस, 100 कोप्लेनर फोर्सेस each equal to 10 Newton act on a body. 100 coplanar forces each equal to 10 Newton act on a body. Each force makes angle pi by 50 with the preceding force. Each force makes angle pi by 50 with the preceding force. What is the resultant of the forces? मैंने एंगल रेडियन में दे दिया इस बार, ठीक है। 100 कोप्लेनर फोर्सेस हैं, किसी पॉइंट पे लग रही हैं, किसी बॉडी पे लग रही हैं, और हर फोर्स अपनी प्रीसीडिंग फोर्स है, मतलब साइड बाय फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो पाई बाय 50 बन रहा है। तो आपको बताना है इन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है। देयर आर 100 कोप्लेनर फोर्सेस। ये जब भी पाई में लिखा होगा ना, तो इसका मतलब मैंने रेडियन में एंगल लिया, याद रखना। तो आपको 360 डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या आंसर होगा? जिसने इसमें पेन चलाया वो उसको कंसेप्ट नहीं आता। नेट फोर्स आंसर 0 होगा। क्यों 0 होगा? अगर आपको ये रूल आता होगा तभी आप कर पाओगे, ये वाला रूल आता होगा तभी कर पाओगे। नहीं तो एक बात बताओ जरा, किसके पास इतना टाइम है कि वो 100 कोप्लेनर फोर्सेस को ऐड करने जाएगा? 100 तो बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो अब ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं ये वाला कंसेप्ट लगाता हूं, ये वाला लॉजिक अगर मैं लगाता हूं, तो जो एंगल होना चाहिए दो प्रीसीडिंग फोर्सेस के बीच में या फिर दो साइड बाय फोर्सेस के बीच में, जो एंगल होना चाहिए, क्या वो 360 बाय एन होना चाहिए? बट वो डिग्री में था, यहां पे आंसर रेडियन में दे रखा है, तो मैंने 360 डिग्री को भी 2 पाई में कन्वर्ट कर दिया। तो 2 पाई हो गया मेरा टोटल एंगल, और नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी है? 100 है, उसको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। एंगल कितना आ रहा है? पाई बाय 50। क्या उन्होंने भी जो एंगल दे रखा है प्रीसीडिंग फोर्सेस के बीच में, क्या वो पाई बाय 50 दे रखा है? इसका मतलब गारंटी है कि आंसर कितना है? 0। गारंटी आंसर 0 होना चाहिए था। अरे समझ में आई बात या नहीं आई?
ये क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन तुम्हारे नीट में आ जाएगा। कई बच्चे इसको कर नहीं पाएंगे सॉल्व, क्योंकि पता ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं पता। वो कंसेप्ट पता होगा तभी कर सकते हो कि अगर कोप्लेनर फोर्सेस हैं और अगर वो कॉन्करेंट है, किसी पॉइंट पे लग रही है, और उनके साइड बाय फोर्सेस के बीच में एंगल 360 बाय थीटा या फिर 2 पाई बाय थीटा, डिपेंडिंग ऑन कि वो एंगल क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में, वो जो भी एंगल अगर मैच कर गया एंगल उससे, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा, रिजल्टेंट फोर्स आएगी, वो किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। कर लो कॉपी। और एक बात मुझे और बता दो, एक लास्ट बात मुझे और बता दो, फिर उसके बाद हम लोग इसको एंड करते हैं। मुझे एक बात बताओ जरा, सोच समझ के बताना, थोड़ा दिमाग लगा के बताना, ऐसे मत बताना मुझे आंसर नहीं आता चुप रह जाना, ठीक है? बताना मत। अब सारे चुप हो जाएंगे, देखना। मिनिमम कितनी फोर्सेस लूं, या वेक्टर्स मान लेते हैं, चलो मिनिमम कितने वेक्टर्स लूं जिनको ऐड करके रिजल्टेंट 0 आ सकता है? बताइए। पक्का? सबको क्लियर है? कैसे होने चाहिए वो दोनों वेक्टर्स? क्या 180 डिग्री पे होने चाहिए? और उनका मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, अलग होना चाहिए? क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया तो क्या उन दोनों वेक्टर्स का एडिशन 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। अरे पक्की बात है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स या मिनिमम नंबर ऑफ फोर्सेस रिक्वायर्ड टू मेक 0 रिजल्टेंट, आपका आंसर क्या होगा? 2। अब अगला क्वेश्चन सोच के बताइएगा, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो फोर्सेस एंड नॉन इक्वल फोर्सेस? नॉन इक्वल तो नहीं होता, सॉरी वर्ड मैंने गलत बोल दिया, अनइक्वल। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स, मतलब जिनका मैग्नीट्यूड इस बार अलग अलग है। मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स रिक्वायर्ड टू मेक 0 रिजल्टेंट। मिनिमम कितने वेक्टर्स को ऐड करूं जिनका मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, सबका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ताकि उनका रिजल्टेंट 0 आ जाए? हट, 2 से कैसे हो जाएगा गधा? 2 से कैसे हो जाएगा पॉसिबल? अभी जो बताया 2 से पॉसिबल तभी हो सकता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा हो, सेम, तभी वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल पे होंगे और उनका आंसर 0 आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं, आपने सुना नहीं मेरी स्टेटमेंट, मैंने बोला मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो अनइक्वल वेक्टर्स, अनइक्वल होने चाहिए, मैग्नीट्यूड सबका अलग अलग होना चाहिए, और उनके रिजल्टेंट से आंसर 0 आ जाए। मिनिमम 4 होने चाहिए। कोई बच्चे का मुझे आंसर सुनाई दिया 1, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। भाई एक वेक्टर से रिजल्टेंट 0 कर रहा है कि सर एक वेक्टर है, एक कोई भगवान बनाएगा दूसरा वेक्टर, हाइपोथेटिकल, वो उसको काटेगा। एक वेक्टर से कैसे हो सकता है गधे? कितना होगा आंसर? 3। अब कोई प्रूव कर सकता है 3 कैसे? एनीबडी कैन प्रूव? अगर कोई बता सकता है तो मुझे आंसर बता दो, कैसे 3 नॉन जीरो अनइक्वल वेक्टर्स ऐड होकर 0 बना सकते हैं? बहुत सिंपल है अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो। किसी को 5 ले लिया, किसी को 2 ले लिया, किसी को 3 ले लिया, ठीक है? सही बोल रहे हो, जल्दी बताओ, बिल्कुल आगे आंसर। अब डायरेक्शन बता दो बस। और हाँ, 5 को पॉजिटिव रख दिया, बहुत बढ़िया। और 2 को इधर रख दिया, और बहुत बढ़िया, गुड। समझ में आया इसका आंसर? भाई 3 वेक्टर्स इसने लिए। अबे ऐसे सोचा करो यार, ऐसे सोचोगे तभी आपको चीजों की क्लैरिटी आएगी। हर चीज आपको बताई नहीं जाएगी, आपको खुद सोचना पड़ेगा। उसने भी तो सोचा है, बिल्कुल सही एग्जाम्पल सोचा है। मैं भी अगर लेता तो पहला एग्जाम्पल यही लेता कि मैंने 3 वेक्टर्स लिए, एक का मैग्नीट्यूड 5, एक का मैग्नीट्यूड 2, एक का मैग्नीट्यूड 3। क्या तीनों वेक्टर्स अलग अलग मैग्नीट्यूड के हैं? अरे बोलो यार, क्या तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो 0 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। इसने बोला कि सर 5 को इधर ले लो,
और 2 को इधर लो और 3 को इधर लो, क्या 2 और 3 का एडिशन 5 बना देगा? और वो 5 क्या इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा? तो आ गया आंसर। अरे समझ में आया? परफेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सोचा है। अबे क्लियर हुआ? कितने चाहिए मिनिमम? 3। अब अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, सोच के आइएगा। जिसने बता दिया ना, मतलब खतरनाक सोचता है वो बच्चा, जिसने बता दिया वो। मिनिमम नंबर, अच्छा ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है या नॉन कोप्लेनर है? ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है या नहीं है? कोप्लेनर है या नहीं है? है भाई, अरे उसी प्लेन में तो बन रहे हैं। अगर एक वेक्टर मैंने इधर बनाया और एक वेक्टर मैंने इधर बनाया, अब वो मैं बना नहीं रहा, हर जगह तो धूल मिट्टी जमी पड़ी है। एक वेक्टर मैंने किधर बनाया? इस वाले प्लेन में, XY प्लेन में, और एक वेक्टर मैंने यहां पे टीवी पे बना दिया। क्या ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर कोप्लेनर है? ये नहीं है। अरे समझ में आया? तो अब मेरा क्वेश्चन अगला, मिनिमम नंबर ऑफ नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, ताकि उनका रिजल्टेंट 0 आ जाए। आप सोच के आइएगा। समझ में आई क्वेश्चन? ये तो आंसर 3 इनके, ये तो तीनों वेक्टर्स जो थे वो कोप्लेनर थे। मुझे अब कोप्लेनर नहीं चाहिए, कैसे वेक्टर्स होने चाहिए? नॉन कोप्लेनर, बाहर भी हो सकते हैं। तो मिनिमम कितने नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स चाहिए ताकि उनका रिजल्टेंट क्या आ जाए? सोच के आइएगा। मिल गया आंसर तो बढ़िया, नहीं तो हम करेंगे डिस्कस अगली क्लास में। तो वेक्टर्स कंप्लीट हो चुका है। कल से आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट होगा। सॉल्यूशंस में आपके अपलोड कर दूंगा। प्रूव करेगा तो बता, ऐसे नहीं। ठीक है, अभी पूछता हूं, आजा इधर, आजा आजा आजा, बाहर आजा। ना 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 ना, अब बताएगा बेटा तू। इसको प्रूव कर देगा तो बताइए। आंसर 4 ही है, बिल्कुल सही।